हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग सी लैंग्वेज को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। तो अपने पिछले वीडियो में यार हमने बैंक को मैनेज करने के लिए एक सिंपल सा ये प्रोग्राम देखा था, है ना। जिसमें हमने जो भी चीज़ें पढ़ी थी उन सारी चीज़ों का यूज़ किया था और किस तरह से हमने कोडिंग की थी। आई होप कि आपको वो भी समझ में आया रहा होगा, है ना। क्योंकि देखिए, अब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो, तो जो चीज़ें आपने सीखी उनका यूज़ करके आपको प्रोग्राम करना आना चाहिए। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा कि हमने जो चीज़ें आपको पढ़ाई हैं उन्हीं चीज़ों का यूज़ करके कितना अच्छा यहाँ पर प्रोग्राम हमने लिखा था, है ना। तो जिसको आपने देखा होगा अगर, तो समझा होगा कि ये थोड़ा, अगर आप बिगिनर हो तो आपको ये प्रोग्राम ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर आपकी सी लैंग्वेज पहली लैंग्वेज है, आप पहली लैंग्वेज ऐसी पढ़ रहे हो सी लैंग्वेज, तो आपको ये प्रोग्राम डेफिनेटली अच्छा लगा होगा। ओके, उसी वीडियो में आज हम लोग एक और गेम बनाने वाले हैं और अभी तक जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं उन्हीं चीज़ों का यूज़ करके हम लोग काम करने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गेम क्या बनाने वाले हैं, गेस द नंबर गेम। इसमें क्या होगा कि यूज़र क्या करेगा, हम क्या करेंगे कि अपने सिस्टम में एक रैंडम नंबर को जनरेट करेंगे, अपने प्रोग्राम में एक रैंडम नंबर को जनरेट करेंगे। वो नंबर 1 to 9 के बीच में ही होगी। तो यूज़र क्या करेगा, एक नंबर इनपुट करेगा और हम चेक करेंगे कि क्या वो नंबर जो हमारे सिस्टम ने नंबर को जनरेट किया उसके बराबर है या नहीं है ना। और अगर बड़ी है तो क्या हम लोग मैसेज देंगे कि यूज़र ने जो नंबर इंटर किया वो बड़ी है, या अगर यूज़र ने जो इंटर नंबर किया वो छोटी है ना। तो इस तरह से जब तक यूज़र सही नंबर को गेस नहीं कर लेता तब तक उसको हम क्या करेंगे, नंबर को इनपुट करने का चांस देंगे, है ना। तो जैसे ही यूज़र सही नंबर को गेस कर लेगा तो हमारा ये गेम इंड हो जाएगा। तो इसमें हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो अगर आप बिगिनर हो यार, तो मैं आपसे कहूँगा कि ये आप पूरा प्रोग्राम देखना, किस तरह से मैं लिख रहा हूँ, किस तरह से इसकी कोडिंग कर रहा हूँ, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मुझे एक रैंडम नंबर को जनरेट करना है। तो रैंडम नंबर को जनरेट करने के लिए 1 to 9, है ना, हम ऐसी एक नंबर जनरेट करेंगे। वो रैंडम नंबर होगी जो हमारा प्रोग्राम जनरेट करेगा। तो वो नंबर पता नहीं होगी कौन सी नंबर है। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, एक सिंपल सा यहाँ पर प्री डिफाइंड फंक्शन का यूज़ करने वाले हैं। क्या यूज़ करेंगे, प्री डिफाइंड फंक्शन का। तो लेट से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक वेरिएबल बना लेते हैं यहाँ पर, इंट जी, ये जनरेटेड नंबर नाम से ये हमारा हो गया वेरिएबल। ओके, और जो भी हमारा सिस्टम इस नंबर को जनरेट करेगा हम इसी नंबर में क्या करेंगे, रख लेंगे। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और मैं सिंपली लिखता हूँ जनरेटेड नंबर इक्वल टू, एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है, फंक्शन का नाम क्या है, रैंड। रैंड ये फंक्शन है। ये फंक्शन क्या करता है, एक बहुत बड़ी नंबर को जनरेट करता है। क्या करता है, एक बहुत बड़ी नंबर को जनरेट करेगा। तो मैं उस बहुत बड़ी नंबर को 10 से मॉडुलर कर दूंगा। अब आपको मॉडुलर ऑपरेटर के बारे में पता है, ये क्या करता है, रिमाइंडर देता है। तो ये नंबर कितनी भी बड़ी हो उसको जब हम 10 से मॉडुलर करेंगे तो रिमाइंडर जो होगा वो हमेशा 10 से छोटा आएगा। यानी कि यहाँ पर क्योंकि हमने उसको 10 से मॉडुलर कर दिया है तो जो आंसर आएगा वो 0 to 9 के बीच में ही आएगा, है ना। तो जो ये क्या करेगा, ये फंक्शन हर बार एक नया नंबर को जनरेट करेगा। वो नंबर बहुत बड़ी होगी तो हमें, लेकिन वो नंबर बहुत बड़ी होगी लेकिन हमें नंबर जो चाहिए वो चाहिए 0 to 9 के बीच में। इसलिए हमने उस बहुत बड़ी नंबर को 10 से मॉडुलर कर दिया। और जब हमने 10 से मॉडुलर कर दिया तो हमें पता है कि मॉडुलर ऑपरेटर हमेशा रिमाइंडर देता है। तो उस बड़ी नंबर को जब 10 से हम लोग मॉडुलर करेंगे तो हमेशा रिजल्ट 0 to 9 के बीच में ही आएगा। अब वो डिफरेंट आएगा, 0 से 9 के बीच में कुछ भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है, उसके बीच में कुछ भी आ सकता है ना। तो इस तरह से जनरेटेड नंबर में एक डिफरेंट नंबर हर बार इस तरह से जाती जाएगी, है ना। अच्छा, जो ये रैंड फंक्शन होता है ये ना हर बार सेम नंबर को जनरेट करता है। क्या करता है, ये जो रैंड फंक्शन है हर बार सेम नंबर को ही जनरेट करता है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बताना पड़ेगा, क्या बताना पड़ेगा, इस रैंड फंक्शन को कि आप हर बार सेम नंबर को जनरेट ना करो।
क्योंकि अगर ये रैंड फंक्शन हर बार सेम नंबर को जनरेट करेगा तो 10 से मॉड्यूलर करने पर जो रिमाइंडर होगा वो हर बार सेम होगा। इसका मतलब कि इस वेरिएबल में हर बार सेम वैल्यू जाएगी, जो मैं नहीं चाहता। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, हमारे पास एक और प्रीडिफाइंड फंक्शन होता है। क्या होता है, हमारे पास एक और प्रीडिफाइंड फंक्शन होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, उस फंक्शन को भी हम लोग यूज कर सकते हैं। कैसे? उस फंक्शन का नाम है एस रैंड। देखिए यहाँ पर सजेस्ट कर रहे हैं ना एस रैंड, और एस रैंड फंक्शन में हम लोग टाइम जीरो इस तरह से पास कर देते हैं। अब अभी के लिए आप इसको ज़्यादा समझने की कोशिश मत करना कि हमने यहाँ पर क्या पास कर दिया है ना। इसको हम आगे बाद में आपको बताएंगे, ठीक। तो ये क्या करेगा, ये लाइन लिखने की वजह से ये जो रैंड फंक्शन है हर बार डिफरेंट डिफरेंट नंबर को जनरेट करेगा। ओके, तो इस तरह से हमारे इस वेरिएबल में हर बार डिफरेंट डिफरेंट नंबर आएगी, और वो जो नंबर आ रही है उसको हम लोग यहाँ से प्रिंट करके देख भी सकते हैं। %d लेट्स से जनरेटेड नंबर इक्वल टू %d, और यहाँ पर जनरेटेड नंबर की हम लोग वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं, है ना, इस तरह से। तो ये हमारा वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। मैं इसको रन कर देता हूँ, एक बार आप देखना। ये देखिए यहाँ पर जनरेटेड नंबर क्या है, 9 है, और हमारा प्रोग्राम इंड हो गया। अच्छा, जो ये हमने टाइम जीरो यूज़ किया है, ये प्री डिफाइंड है, तो इसके लिए मुझे एक हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ेगा। हेडर फाइल कौन सी है, वो उस हेडर फाइल का नाम है time.h हेडर फाइल। ओके, तो हमने उसको इंक्लूड कर लिया। अब बताइए, ये हमारा प्रोग्राम एक बार चलने के बाद क्या हुआ, हमारा ये प्रोग्राम एक बार चलने के बाद इंड हो गया। मैं नहीं चाहता कि मेरा प्रोग्राम इंड हो, क्योंकि मुझे बार बार यूज़र से इनपुट लेना है। तो मैं इस पूरे प्रोग्राम को क्या करूँगा, एक इनफाइनाइट लूप के अंदर रख देता हूँ ऐसे। ये देखो हमने क्या किया, उसको एक इन्फिनिट लूप के अंदर रख दिया। तो अब आप देखना, ये लूप बार बार रिपीट होता रहेगा, हाँ? तो बार बार नंबर जनरेट होता रहेगा, है ना। पहले क्या होगा, नंबर जनरेट होगा, फिर वो नंबर प्रिंट होगा, फिर गेट सी एच चलेगा, गेट सी एच चलेगा। इसीलिए हमारी स्क्रीन रुकी रहेगी। जब मैं कोई की प्रेस करूँगा तो फिर से ये वाला क्या होगा, चलेगा, नंबर जनरेट होगा, प्रिंट होगा। और मैं सिस्टम CLS को ना अभी कमेंट कर दे रहा हूँ। ओके, तो जो भी नंबर बार बार जनरेट होगी वो देखना हमको मिल जाएगी। ओके, यहाँ पर देखिए पहले 4 जनरेट है ना, मैं इंटर करता हूँ तो देखिए अभी भी 4 जनरेट है, फिर 0 जनरेट हो गई, फिर 7 जनरेट हो गया। मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर ना लाइन चेंज कर देता हूँ इस तरह से, और मैं यहाँ पर भी क्या करता हूँ, हाँ ठीक है, हम लाइन चेंज कर लेते हैं एक ही जगह पर, और फिर से मैं इस प्रोग्राम को रन कर देता हूँ। आप देखना क्या हो रहा है। देखो यहाँ पर 5 जनरेट है, अभी 2 जनरेट हो गया, अभी 5, 8। तो ये देखिए नंबर हर बार चेंज भी हो रहा है ना। आप देखिए अभी 5, 8, 8, 8, 1, 1, 1, 5, 5, 8, 1, 4, है ना। फिर देखिए 1 जनरेट हो रहा है, फिर 4, 4 जनरेट हो रहा है, 7 जनरेट हो रहा है। तो इस तरह से वो नंबर चेंज कर करके जनरेट कर रहा है ना। तो बस अब हमारा काम क्या है कि ये जो नंबर इनपुट होके आई, जनरेट होके, इसमें हमें यूज़र से इनपुट लेके इसको चेक करना है कि कहीं वो यूज़र के बराबर तो नहीं है ना। तो हम लोग क्या करते हैं उसके लिए, तो हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं। और अच्छा ये बताइए, मैं चाहता हूँ कि 0 ना आए। लेट से मुझे नंबर जनरेट करना है 1 से 9 के बीच में, 0 को मैं इंक्लूड नहीं करना चाहता। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि अगर जनरेटेड नंबर में 0 आ जाता है तो मैं चेक करता हूँ, अगर जनरेटेड नंबर की वैल्यू 0 है तो क्या करो, जनरेटेड नंबर को प्लस प्लस कर दो, है ना। अब इफ़ के बॉडी में एक ही स्टेटमेंट लिखना था, इसलिए हमने करली ब्रेसेस नहीं लगाया। आप चाहो तो करली ब्रेसेस यहाँ पर लगा सकती हो इस तरह से, ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से हमने नंबर जनरेट कर लिया, और अगर इस नंबर में 0 जाएगा तो यहाँ से इंक्रीमेंट होकर 1 हो जाएगा, यानी कि हमेशा नंबर 1 से 9 के बीच में, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, हमें उस नंबर को प्रिंट नहीं करना है, तो मैं यहाँ पर कमेंट में कर देता हूँ, और मैं क्या करता हूँ, मैं यूज़र को मैसेज देता हूँ। यूज़र को मैं क्या मैसेज दूंगा, मैं मैसेज दूंगा कि इंटर अ नंबर, है ना। मैं इसको मैसेज देता हूँ कि मैं यूज़र को मैसेज देता हूँ इंटर अ नंबर
और 1 to 9 के बीच में इंटर नंबर 1 to 9 टू गेस आर इंटर कैपिटल एच आर एच टू गेट हिंट। हमने यहाँ पर क्या किया कि यूजर को मैसेज दिया कि आप 1 से 9 के बीच में इंटर करो नंबर गेस करने के लिए, या आप एच को इंटर करो तो आपको हम हिंट देंगे, है ना। देखिए अब 1 से 9 के बीच में कोई भी नंबर हो सकती है, मान लो यूजर को हिंट चाहिए, तो अगर वो एच इंटर करता है तो हम उसको हिंट देंगे कि वो नंबर यहाँ से यहाँ तक हो सकता है, ऐसे। ओके, थोड़ा सा हम इस प्रोग्राम को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अब नंबर को हमें क्या करना पड़ेगा, उस नंबर को स्टोर करना पड़ेगा जो भी नंबर आएगी। यूजर ध्यान रखना कि वो या तो 1 to 9 इंटर करेगा या तो एच इंटर करेगा। तो जब 1 to 9 इंटर करेगा तो वो एक इंटीजर होगा, और एच इंटर करेगा तो वो एक कैरेक्टर होगा। तो यहाँ पर हम वेरिएबल किस टाइप का बनाएं? हम लोग यहाँ पर वेरिएबल बनाएंगे कैरेक्टर टाइप का, और यहाँ पर हम लोग एक बना लेते हैं, लेट्स से यूजर इनपुट नहीं, लेट्स से यूजर नंबर। कैरेक्टर टाइप का हमने एक वेरिएबल बनाया, और इस कैरेक्टर में हम लोग इनपुट करेंगे, यानी कि जो नंबर अगर यूजर इनपुट करेगा डिजिट 1 to 9, वो भी एज आ कैरेक्टर इनपुट होगी। ओके, इस तरह से, है ना। लेकिन हाँ यहाँ पर देखिए, और मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर प्रिंटफ लगा देता हूँ, और %c लगा करके मैं क्या करता हूँ, यूज़र नंबर को मैं प्रिंट करता हूँ। ओके, मैं फिर से इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। देखिए कह रहा है इंटर वो, तो मैं लेट से 3 इंटर करता हूँ, 3 प्रिंट हो गया। फिर मैं देखिए अभी क्या हो रहा है कि जैसे मैं इंटर कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर ना देखिए इंटर करने का चांस नहीं मिल पा रहा है ना। देखिए मैं क्या हो रहा है, मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ, आप समझने की कोशिश करना क्या हो रहा है। हमारा प्रोग्राम रन हुआ, मैं इंटर करता हूँ लेट से 5, तो ये 5 प्रिंट कर रहा है ना। और यही हमने अपने प्रोग्राम में किया है कि जो भी यूज़र इनपुट करेगा उसको मैं प्रिंट कर रहा हूँ। अब जैसे ही अभी हमारा प्रोग्राम ये गेट सी एच की वजह से रुका है ना। जैसे ही गेट सी एच का काम इंड होगा तो ये सारा चीज़ चलेगा, और फिर से मुझे नंबर इनपुट करने का चांस मिलना चाहिए, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इंटर करता हूँ, और ये देखिए मैं की प्रेस कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इंटर करने का चांस नहीं मिला। पहले मुझे इंटर करने का चांस मिला तो मैंने इंटर किया 5, तो ये 5 प्रिंट हुआ। दूसरी बार हमें ये कुछ नंबर इंटर करने का चांस नहीं मिला, लेकिन अभी तीसरी बार मुझे इंटर करने का चांस मिल रहा है। अब देखिए इस बार मुझे फिर से नंबर इंटर करने का चांस नहीं मिला, तो एक बार मुझे नंबर इंटर करने का चांस मिल रहा है, एक बार नहीं मिल रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर आपने, जब मैं स्कैनफ आपको पढ़ाया था, अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो हमने बताया था जो स्कैनफ होता है वो बफर से डेटा को कलेक्ट करता है, और अगर बफर फुल है तो मुझे इनपुट करने का चांस नहीं मिलता। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, f+stdin यूज कर लेते हैं, तो ये बफर को खाली कर देता है। तो अब मुझे हर बार डेटा को इनपुट करने का चांस मिलेगा। आप देखना, मैं इंटर करता हूँ 6, ये 6 प्रिंट हो गया। मैं इंटर करता हूँ 4, 4 प्रिंट हो गया। मैंने इंटर किया 7, 7 प्रिंट हो गया। मैंने इंटर किया 8, 8 प्रिंट हो गया। तो इस तरह से आप देखिए 6, 4, 7, 8 मैं हर बार इनपुट कर पा रहा हूँ। तो f+stdin लगाना मस्ट है, आप सी लैंग्वेज जब भी करें। अगर आप कोई कैरेक्टर इनपुट कर रहे हैं तो आप f+stdin ज़रूर लगा लें, है ना। अब हमारे पास क्या हुआ, यूज़र का नंबर आ चुका है, तो मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि मुझे प्रिंट तो करना नहीं था, और इसको भी हटा देता हूँ। अब मुझे सिंपली क्या करना है कि जो यूज़र है, यूज़र नंबर जो भी आया उसको जनरेटेड नंबर से चेक करना है, बस यही काम मुझे करना है। तो यहाँ पर ना मुझे अब चेक करना है, तो मैं चेक करता हूँ इफ़ जो यूज़र नंबर है वो इक्वल टू जनरेटेड नंबर इसके है ना, तो हमारा क्या होगा, बराबर हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ पर ध्यान देना, एक बात को ध्यान दो पहले, कि जो ये यूज़र नंबर है ये किस टाइप का है, कैरेक्टर टाइप का है। जो जनरेटेड नंबर है वो किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। तो आप कैरेक्टर और इंटीजर को इस तरह से चेक ना करो। समझ में आ रहा है? अभी मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। अच्छा और बताइए,
मान लीजिए अगर यूजर को मैंने कहा कि 1 to 9 इंटर करो या तो H इंटर करो, उसके अलावा अगर कोई भी की यूजर प्रेस कर देता है तो क्या होना चाहिए, है ना। इस प्रोग्राम में जो प्रोग्राम रन होगा तो हमें नंबर चाहिए 1 to 9 या तो H चाहिए, इसके अलावा मुझे कोई की नहीं चाहिए, है ना, कोई की नहीं प्रेस करना है। लेकिन अगर यूजर ने कोई अदर की प्रेस कर दिया इन सब के अलावा, मान लीजिए यूजर ने 10 इंटर कर दिया तो क्या होगा, तो उन सारी चीज़ों को मुझे हैंडल करना पड़ेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, हैंडल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर देखूंगा जो यूज़र नंबर है वो यूज़र नंबर 1 से 9 और H में ही होना चाहिए। अगर 1 से 9 और H नहीं है तो मैं इनवैलिड इनपुट का मैसेज प्रिंट करूँगा, है ना। अब ये कैसे मैं देखूँगा कि जो यूज़र ने इनपुट किया वो 1 to 9 है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस यूज़र नंबर को चेक करना पड़ेगा। अगर ये यूज़र नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 49 एंड यूज़र नंबर लेस देन इक्वल टू 48 है, तो मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू है तो यूज़र ने 1 to 9 इंटर किया है। अब यहाँ पर 49 58 क्या है, देखिए जो हमारे पास डिजिट हैं, डिजिट मतलब कि 0 to 9, इन सब का आस्की कोड होता है। तो 0 का आस्की कोड होता है 48, ध्यान रखना ये होगा 58। 0 का आस्की कोड होता है 48, 1 का होता है 49, 2 का होता है 50, इसी तरह से वो बढ़ता जाता है ना। और जो ये 9 होगा इसका क्या होगा आस्की कोड, आप 48 में 9 को ऐड करो क्या होगा, 57 होगा ना। तो यहाँ पर हम लोग कर देते हैं 57। तो मतलब देखिए 0 का आस्की कोड होता है 48, यानी कि अगर 0 को मुझे एज अ कैरेक्टर यूज करना है तो मैं वहाँ पर 48 यूज करूँगा। क्या यूज करूँगा, 48। अगर मुझे 1 को एज अ कैरेक्टर यूज करना है तो मैं 49 यूज करूँगा। तो यहाँ पर हमने लिखा 49, इसका मतलब 1, है ना। 1 एज अ कैरेक्टर, समझ में आया, ये क्या है, ये है 1 एज अ कैरेक्टर। एज अ कैरेक्टर क्यों लिखा, क्योंकि ये कैरेक्टर है। तो हम चेक कर रहे हैं क्या ये नंबर 1 से बराबर या बड़ा है, एंड ये जो कैरेक्टर है वो 57 यानी कि 9, 57 मतलब 9 एज अ कैरेक्टर उससे छोटा या बराबर है ना। समझ में आपको आया, आई होप कि आपको आया गया होगा। इसमें कुछ है नहीं, देखिए 0 को अगर मुझे कैरेक्टर में यूज़ करना है तो मैं 48 लिखूँगा, तो 48 लिखना 0 लिखने के बराबर होगा। तो हमने यहाँ पर लिखा है 49, इसका मतलब जो 1 है उसका आस्की कोड होता है 49। तो 49 लिखना ये कैरेक्टर 1 लिखने के बराबर है, यानी 49 लिखना इस तरह 1 लिखने के बराबर है। तो 49 हमने लिखा तो मतलब कि ये हमने लिखा है, समझ बात आया। या अगर हम 49 यहाँ पर नहीं लिखना चाहते तो इस तरह से सिंगल कोट्स में ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग यही यूज करेंगे। तो इस तरह से हमने देखा अगर ये कंडीशन ट्रू होगी इसका मतलब यूज़र ने 1 to 9 इंटर किया है। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे इल्स में। इल्स में आने के बाद हम लोग चेक करेंगे कि यूज़र ने क्या एच इंटर किया है। तो इसके अंदर हम लोग चेक करेंगे इफ़ जो यूज़र नंबर है इक्वल टू कैपिटल एच या तो स्मॉल एच भी हम लोग चेक कर ले। तो चाहे आप कैपिटल एच इंटर करो या स्मॉल एच इंटर करो, है ना। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, हिंट देना है ना। अदरवाइज मुझे एक मैसेज दे देना है, क्या, इनवैलिड चॉइस का मैसेज, है ना। तो इस तरह से हमने स्ट्रक्चर बना लिया है। अब मुझे क्या करना है, एक मैसेज प्रिंट करना इनवैलिड का, है ना। तो सिंपली मैं यहाँ पर एक प्रिंटफ लगा देता हूँ और लिख देता हूँ यू इंटर्ड वैल्यू इज इनवैलिड, है ना। अब जो मुझे यहाँ पर हिंट प्रिंट करना है तो हिंट मैं कैसे प्रिंट करूँगा, जो जनरेटेड वैल्यू है उसके आसपास की वैल्यू भी मैं प्रिंट करूँगा, है ना। मैं क्या कर लेता हूँ, मैं चेक करता हूँ यहाँ पर, अगर जो जनरेटेड वैल्यू है अगर वो 1 है, अगर वो 1 है तो हिंट के रूप में क्या प्रिंट कर दो, प्रिंट ऑफ लाइन चेंज, हिंट के रूप में 1, 2, 3 प्रिंट कर दो, है ना।
अगर जनरेटेड नंबर 1 है तो हिंट के रूप में 1 2 3 प्रिंट कर दो, है ना। मैं चेक कर लेता हूँ इल्स इफ अगर जनरेटेड नंबर 9 है, अगर जनरेटेड नंबर 9 है तो प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो, लाइन चेंज, लेट्स से 7 8 9 प्रिंट कर दो, है ना। क्या प्रिंट कर दो, 7 8 9 प्रिंट कर दो। इल्स में क्या कर दो, इल्स में प्रिंट कर दो लाइन चेंज %d कामा %d कामा %d, और यहाँ पर क्या कर दो, जनरेटेड नंबर -1, जनरेटेड नंबर प्रिंट कर दो, जनरेटेड नंबर +1 प्रिंट कर दो। हमने क्या किया कि अगर जो भी जनरेटेड नंबर है तो हिंट के रूप में, अगर मान लीजिए 5 जनरेट है तो हिंट के रूप में 4 प्रिंट करो, 5 प्रिंट करो और 6 प्रिंट कर दो, है ना। अच्छा, ये चीज़ें मैं 1 के साथ में नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर 1 जनरेट होता तो ये 0 प्रिंट कर देता, मैं 0 प्रिंट नहीं करना चाहता। उसी तरह से अगर 9 जनरेट होता तो ये वाला क्या करता, यहाँ पर 8 प्रिंट करता, यहाँ पर 9 प्रिंट करता और यहाँ पर 10 प्रिंट कर देता। 10 तो मुझे चाहिए नहीं, क्योंकि हमारा रेंज ही है 0 टू मतलब हमारा रेंज है क्या, 1 to 9, तो मुझे 1 to 9 चाहिए। तो 1 के लिए हमने अलग से चेक कर लिया, 9 के लिए अलग से चेक कर लिया, इसके अलावा हर केस में ये कर दो, है ना। तो इस तरह से क्या होगा, जैसे मान लीजिए 8 अगर नंबर जनरेट हो रही है तो 8 अगर जनरेट होगी और यूजर ने हिंट के लिए बटन प्रेस कर दिया तो यहाँ पर 7 प्रिंट होगा, 8 प्रिंट होगा और 9 प्रिंट होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। अच्छा, लेकिन चाहे 1 और 9 को छोड़कर अगर कोई नंबर, अच्छा मतलब कि 1 से 9 के बीच में अगर कोई नंबर जनरेट होगी तो हिंट ऐसे प्रिंट होगा, है ना। जो नंबर जनरेट होगी उसका एक पहले वाला नंबर और वो नंबर और उसके एक बाद वाला नंबर, है ना। तो मैं क्या चाहता हूँ ना, मैं इसको भी चेंज कर देता हूँ, क्योंकि देखिए अगर नंबर 1 to 9 के बीच में चेंज हुई तो जो हिंट प्रिंट होगा वो हर बार ऐसे ही प्रिंट होगा। तो मतलब अगर यूज़र 2 3 बार गेम को प्ले करेगा तो वो समझ सकता है कि जो मिडिल वाला है नंबर वही नंबर जनरेटेड नंबर है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं क्या कर लेता हूँ, इसके लिए थोड़ा सा मैं और कोशिश कर लेता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आ जाते हैं और एक मैं ना क्या करता हूँ, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ लेट से, और उसमें 0 रख देता हूँ। हमने क्या किया, सफल आर्डर नाम से एक वेरिएबल बनाया और उसमें 0 कर दिया। और जब मैं ये मैसेज प्रिंट कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर चेक करता हूँ, क्या करूँगा, इफ़ जो सफल आर्डर मॉडुलर 2 इक्वल टू 0, मतलब अगर वो मॉडुलर 2 इक्वल टू 0 हो गया, रिमाइंडर 0, इसका मतलब ये क्या है, आड इवन नंबर है। अगर इवन नंबर जनरेट हो रही है तो ये प्रिंट कर दो। समझ बात आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। अगर सफल आर्डर की वैल्यू इवन है तो वो प्रिंट करो। इल्स में क्या करो, इल्स में इसी को मैं पहले कॉपी करता हूँ और मैं बता रहा हूँ। इल्स में आप क्या कर दो कि पहले वही नंबर प्रिंट करो जो जनरेट है और उसके बाद +1 कर लो और उसके बाद +2 कर लो, ऐसे कर लो। मतलब कि अगर और उसके बाद उस सब के बाद आप क्या करो, जो ये जनरेटेड मतलब कि सफल आर्डर है, सॉरी जो सफल आर्डर है उसकी वैल्यू को बढ़ा दो। ऐसे हमने क्या किया, देखिए हमने क्या किया कि मैं नहीं चाहता यार कि जो हमारा जनरेटेड नंबर है वो हर बार मिडिल में हो, तो हमने क्या किया कि एक वेरिएबल ले लिया सिंपल सा, उसकी वैल्यू अगर इवन है तो इस तरह से जनरेट करो, यानी कि जो हमारा जनरेटेड नंबर है वो बीच में होगी। लेकिन अगर उसकी वैल्यू आड हो गई तो जनरेटेड नंबर को पहले प्रिंट करो, फिर 1 प्रिंट करो, फिर 2। इससे यूजर को पता नहीं चल पाएगा कि जो जनरेटेड नंबर है वो हर बार मिडिल में रहती है, क्योंकि अगर शफल आर्डर की वैल्यू इवन है तो जनरेटेड नंबर इन दोनों नंबर के बीच में प्रिंट होगी, और अगर आड है तो जनरेटेड नंबर पहले प्रिंट होगी और ये 2 नंबर प्रिंट होंगे इस तरह से, है ना। तो इन दोनों में हम +1 +2 कर रहे हैं, इसमें -1 +1 कर रहे थे। तो इस तरह से आप और भी यहाँ पर थोड़ा वो करके इसको टफ बना सकते हो। ओके, तो आई होप आपको इसमें आया होगा। अच्छा, और एक बात बताइए कि जब यूज़र गेम को प्ले कर रहा होगा, मान लो बीच में ही उसका मूड कर जाए यार कि मैं गेम को प्ले नहीं करना चाहता, मैं क्विट करना चाहता हूँ, तो वो क्विट कैसे करेगा।
तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहीं पर मैं एक इल्सिफ लगा देता हूँ और मैं क्या करता हूँ यहाँ पर मैं यूज़र नंबर को चेक करूँगा। अगर यूज़र ने इनपुट किया है क्यू और यूज़र नंबर ने इनपुट किया है स्मॉल क्यू, तो वो क्विट करना चाहता है, तो मैं यहाँ पर मैसेज दे दूँगा प्रिंट ऑफ लाइन चेंज यू क्विट द गेम, इस तरह से। ओके, और गेम क्विट कर दूंगा। उसके बाद मैं क्विट करने का लॉजिक बाद में अभी लिख दूंगा। तो इस तरह से हमने ये सारी चीज़ें कर ली। आई होप आपको समझ में आ ही गया होगा, इसमें कुछ नहीं है ज़्यादा। अब हम मेन यहाँ पर आते हैं। इसमें अगर यूज़र ने 1 to 9 चेंज इंटर किया है तो क्या, तो हम यहाँ पर भी मैसेज प्रिंट करेंगे, लेकिन थोड़ा अच्छी तरीके से मैसेज को प्रिंट करते हैं। चलिए उसको देखते हैं। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और मैं चेक करूँगा। मैं क्या चेक करता हूँ, इफ़ जो जनरेटेड नंबर है अगर वो बराबर हो जाए यूज़र के नंबर से, तो यहाँ पर जनरेटेड नंबर एज अ इंटीजर है, यूज़र नंबर एज अ कैरेक्टर है। मान लो अगर जनरेटेड नंबर 5 है, तो जो यूज़र नंबर होगी वो क्या होगी, जो यूज़र इनपुट करेगा। मान लो यूज़र ने इनपुट किया होगा 1, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, एज अ कैरेक्टर 1 को एज अ कैरेक्टर क्या होगा 49, है ना। ये अभी हमने आपको बताया कि जो 1 है उसका आस्की कोड क्या है 49। तो ये एज अ इंटीजर 5 है। अगर जनरेटेड नंबर 5 है, यूज़र ने मान लो अगर 1 इंटर किया, तो ये क्या होगा 49 होगा। तो मैं क्यों ना एक काम करूं, 49 में 48 सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो ये 1 बन जाएगा। इसका मतलब अब जो भी यूज़र इंटर करेगा 1, तो यहाँ पर 1 आएगा। अगर यूज़र इंटर करा 2, तो यहाँ पर 2 आएगा। क्यों, अगर यूज़र ने 2 इंटर किया तो 2 का आस्की कोड होता है 50, तो 50 माइनस 48 2 आ जाएगा, इस तरह से, है ना। तो इस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं। समझ बात आई। 48 हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 48 0 का आस्की कोड होता है, तो 49 1 का होता है, 52 का होता है। इसी तरह से आगे आप बढ़ते जाइए। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर हमने चेक कर लिया, अगर ये बराबर है, इसका मतलब यूज़र ने नंबर को गेस कर लिया है। और अगर यूज़र ने नंबर को गेस कर लिया है, तो मुझे मैसेज प्रिंट करना पड़ेगा लाइन चेंज वेल डन और यू डिड इट करेक्ट। इस तरह से हम लोग मैसेज प्रिंट कर देंगे। आ जाते हैं इल्स इफ में। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि यूज़र क्या करे, गेस ना कर पाए। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर लेट से जनरेटेड नंबर 5 है और यूज़र ने 4 इंटर किया, है ना, तो वो बहुत नज़दीक है। तो मैं एक काम करता हूँ कि जो जनरेटेड नंबर है और जो यूज़र के द्वारा इनपुट की गई नंबर है, उनका मैं डिफरेंस निकालता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये हमारा जो प्रोग्राम है बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव बने। और इफ़ेक्टिव अगर उसे बनाना है तो आपको उसके लिए कोडिंग करनी पड़ेगी। हम सिंपल सा यहाँ मैसेज भी प्रिंट कर देते थे इल्स लगा करके कि आपका नंबर सही नहीं है, लेकिन हम ऐसा नहीं करना चाहते। हम यूज़र को हिंट भी देना चाहते हैं, अप्रोप्रिएट मैसेज भी देना चाहते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ना जनरेटेड नंबर और यूज़र ने जो नंबर इंटर किया उसका डिफरेंस निकालता हूँ। और वो जो डिफरेंस होगा, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, जो जनरेटेड नंबर है माइनस जो यूज़र नंबर माइनस 48। 48 माइनस मतलब कि ये जो यूज़र नंबर इनपुट करेगा वो मुझे मिलेगा, ये इन दोनों का जो डिफरेंस होगा। अच्छा, ये डिफरेंस नेगेटिव ही तो आ सकता है। तो मैं एक काम करता हूँ, वो जो डिफरेंस है उसको पॉजिटिव बनाने के लिए एक प्री डिफाइंड फंक्शन का यूज़ करता हूँ, एब्सोल्यूट। ये प्री डिफाइंड फंक्शन है, इसमें अगर आप कोई निगेटिव वैल्यू पास करोगे तो वो पॉजिटिव कर देगा। तो मैंने देखिए इसके अंदर जनरेटेड नंबर माइनस यूज़र नंबर माइनस 48 पास कर दिया, तो अगर वो निगेटिव भी आता है उनका सब्ट्रैक्शन, तो वो पॉजिटिव कर देगा। और अगर ये इक्वल टू 1 है, मतलब अगर इनका डिफरेंस 1 है, इसका मतलब अगर मान लीजिए जनरेटेड वैल्यू 5 है, तो यूज़र ने ज़रूर 6 या तो 4 इंटर किया होगा। तो उस केस में मैं मैसेज प्रिंट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर मैसेज प्रिंट कर देता हूँ प्रिंट ऑफ सो क्लोज। ओके, इल्स इफ मैं और लगा लेता हूँ। अभी तो डिफरेंस 1 के लिए किया है ना। इसी तरह से मैं डिफरेंस 2 के लिए चेक कर लेता हूँ। तो हमने लिखा एब्सोल्यूट जनरेटेड नंबर माइनस यूज़र नंबर माइनस 48। अगर ये
अगर इनका डिफरेंस लेस देन इक्वल टू 2 है। तो मान लीजिए वो 2 ही के बराबर है, तो यहाँ पर मैं मैसेज प्रिंट कर देता हूँ क्या, लेट से मैं प्रिंट कर देता हूँ क्लोज, इस तरह से प्रिंटअप लगा के क्लोज कर दिया है ना। मैं एक इल सी फॉल लगाता हूँ और इसमें मैं क्या कर लेता हूँ, कुछ कंडीशन लगा लेता हूँ। क्या कंडीशन लगा लेता हूँ, मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, अब मैं कंडीशन लगा लेता हूँ 2 से बड़ा रेंज के लिए, है ना। तो मैं इसको करता हूँ कि अगर यही कॉपी कर लिया हमने, ये तो मतलब क्या है कि ग्रेटर देन 2 है, एंड ये चीज़ कितना क्लोज है, 1 2 ठीक है। और अगर यही चीज़ ये अगर ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन इक्वल टू लेट से 4 हो जाता है, दो रेंज हमने बना लिया कि 2 से बड़ा हो, 2 से बड़ा हो लेकिन 4 से छोटा हो, तो मैं यहाँ पर क्या मैसेज प्रिंट कर सकता हूँ, मैं मैसेज प्रिंट कर दूंगा, लेट से मैं मैसेज प्रिंट कर देता हूँ लिटिल अवे, ओके। एक और लगा लेता हूँ इल्स इफ, और इसमें मैं क्या चेक करूँगा, सिंपली मैं क्या कर सकता हूँ कि अभी हमने यहाँ पर एक कंडीशन बनाई 4 से बड़ा 4 से छोटा, तो मैं सेम चीज़ ये कॉपी कर लेता हूँ जो यहाँ पर कंडीशन है, इसमें मैं क्या करूँगा 4 से बड़ा एंड समथिंग लेट से 6 से छोटा, ऐसे। तो ये क्या होना चाहिए, अगर ये 4 डिफरेंस अगर 4 से बड़ा है और लेट से 6 से छोटा है, तो मैं यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट कर दूंगा, है। मैं मैसेज प्रिंट कर देता हूँ अवे से, है ना। और इसके अलावा अगर डिफरेंस है तो लेट से मैं यहाँ पर मैसेज प्रिंट कर दूंगा, मैसेज क्या मैं प्रिंट कर सकता हूँ, मैं लेट से मैसेज प्रिंट कर देता हूँ फार अवे। समझ में आया आपको हमने किया क्या यार। अगर वो बराबर हो जाता है तो ठीक है, अगर मान लीजिए डिफरेंस 1 ही का है तो वो नज़दीक है नंबर के, तो हमने लिखा सो क्लोज। और अगर 2 का डिफरेंस है तो हमने लिखा क्लोज। और अगर 2 से 4 के बीच का डिफरेंस है तो हमने लिखा लिटिल अवे। और अगर 4 से 6 के बीच में है तो हमने लिखा अवे, और उससे ज़्यादा का डिफरेंस हमने लिख दिया फार अवे। मतलब कि जैसे मान लीजिए जनरेटेड नंबर 1 है और यूज़र ने 9 इंटर कर दिया, तो फिर ये वाला मैसेज चलेगा फार अवे। समझ में आया। अगर जनरेटेड नंबर मान लीजिए क्या है 1 है और यूज़र ने इनपुट कर दिया लेट से 7, तो 7 इनपुट करेगा तो जो डिफरेंस होगा 7 माइनस 1 6 होगा, तो 6 वाला इस रेंज में आएगा। और अगर इस रेंज में आएगा तो मैसेज क्या प्रिंट होगा, अवे का मैसेज प्रिंट होगा। इसी तरह से ये 2 के 4 के बीच में है ना। तो इस तरह से हमने क्या किया, काम को कर लिया है। लेकिन अब एक बात आप यहाँ पर समझो कि अब यहाँ पर आप समझना ध्यान से मेरी बातों को कि देखो, ये हमारा प्रोग्राम हो गया। तो अगर देखिए क्या होगा, समझिए प्रोग्राम को, यहाँ से ये इनफाइनाइट लूप चलेगा। तो ये क्या होगा, नंबर को जनरेट करेगा और यूज़र ने क्या किया है, नंबर को इंटर किया। अगर मान लीजिए यूज़र ने नंबर को सही इंटर किया तो ये वाला ठीक है, लेकिन अगर गलत इंटर कर दिया यूज़र ने नंबर, तो फिर से यूज़र को नंबर इनपुट करने का चांस मिलना चाहिए, है ना। और अगर फिर से यूज़र ने गलत कर दिया तो फिर से यूज़र को इनपुट करने का चांस मिलना चाहिए। इसका मतलब कि जो ये वाला कोड है, जो ये वाला कोड है पूरा, कहाँ तक, यहाँ तक, ये वाला जो कोड है, इस हमारे हाईलाइटेड वाले कोड को रिपीट करना पड़ेगा बार बार, है ना। बार बार मुझे क्या करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा। और कब तक रिपीट करना पड़ेगा, जब तक कि यूजर प्रोग्राम को मतलब गेम को जीत नहीं जाता, वो सही नंबर को गेस नहीं कर लेता, है ना। ये देखो, इतने पूरे कोड को हमें हाईलाइट जो किया है रिपीट करना पड़ेगा। इसका मतलब हम इसको भी इनफाइनाइट लूप में रख देंगे, क्योंकि इसको मुझे रिपीट करते ही जाना है। कब तक रिपीट करना है, जब तक यूज़र गेम को जीत ना जाए। तो ये रहा उसका क्लोज, तो हमने इसको यहाँ से क्लोज कर दिया, ये वाला क्लोज कर दिया हमने, है ना। ये क्या है, इंड ऑफ इनर इनफाइनाइट लूप, और ये क्या है, इंड ऑफ आउटर इनफाइनाइट लूप, है ना। इस तरह से। और ये तो हमारा इंड ऑफ मेन फंक्शन है ना। तो हमने क्या किया, रिपीट कर दिया। तो अगर यूज़र ने सही गेस नहीं किया होगा तो हमारा ये प्रोग्राम यहाँ से फिर से रिपीट हो जाएगा, तो फिर से यूज़र को इनपुट करने का चांस मिलेगा। समझ में आया बात को। लेकिन अगर यूज़र गेम को जीत जाता है यहाँ पर,
तो मुझे फिर से इसी चीज़ को रिपीट नहीं करना है ना। अगर यूज़र गेम को विन कर जाता है, जीत जाता है, तो मुझे इस चीज़ को रिपीट नहीं करना है, यानी कि यहाँ पर मुझे कोडिंग करनी पड़ेगी, है ना। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, अगर यूज़र गेम को जीत गया तो यहाँ पर आएगा कंट्रोल, तो मैं कुछ यहाँ पर कर लेता हूँ ताकि मैं इस वाले लूप को ब्रेक कर पाऊँ, है ना। तो उसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ, लेट्स से मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ इंड प्रोग्राम नाम से, और इसमें मैं 0 कर दूंगा, और 0 करने के बाद वही मैं अपना सिंपल सा लॉजिक लगाऊंगा, यहाँ पर आने का, और अगर गेम को जीतता है तो मैं इसकी वैल्यू क्या कर दूंगा, 1 कर दूंगा। और सिंपली इसकी वैल्यू 1 करने के बाद ये वाला हमारा इनफाइनाइट लूप है, मैं ऐसे चलता जाऊँगा और मैं यहाँ पर आऊँगा, है ना। ये हमारा ये इनफाइनाइट लूप है, ये इंड हुआ है, तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। इस ये क्या है, ये हमारा, तो ये क्या है हमारा, यहाँ पर इल्स है। तो इल्स के मैं बाहर आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, चेक कर लूँगा कि जो इंड प्रोग्राम है अगर उसकी वैल्यू 1 है तो क्या करना चाहता है, ब्रेक कर दो, है ना। तो अंदर वाला लूप क्या होगा, हमारा ब्रेक हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा जब चलेगा तो ब्रेक हो जाएगा, है ना। अच्छा, जो ये गेट सी एच है ये तो इनर लूप के अंदर होना चाहिए, राइट, ताकि मुझे मैसेज दिख सके। देखिए मैंने क्यों कर दिया कि ये जो क्या है, ये हमारा इंड ऑफ इनर लूप है, गेट सी एच हमने अंदर लगाया है ताकि जो ये मैसेज प्रिंट हो रहा है ये मैसेज मुझे दिख सके, है ना। अगर हम बाहर भी कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि क्या होगा अभी आप दिखाते हैं, मैं आपको रन करके मैं प्रोग्राम, देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर ले रहा हूँ, ये हमारा इनफाइनाइट लूप है यार, तो बार बार ये हमारा चलता रहेगा, है ना, बार बार से इस तरह से प्रोग्राम रन होता रहेगा, है ना। चलिए मैं इसको एक बार रन करता हूँ प्रोग्राम को। अननोन स्केप बैक स्लैश एम लगा दिया है हमने यहाँ पर, ये बैक स्लैश एन है, ओके। फिर से मैं रन करता हूँ, ये देखिए कह रहा है कि इंटर नंबर, है ना। तो लेट से मैं एच को इंटर करता हूँ, देखिए मुझे हिंट मिल रहा है 789, है ना। तो यहाँ पर फिर से वो कह रहा है, लेट से मैं 8 को इंटर करता हूँ, तो देखिए कह रहा है कि सो क्लोज। अच्छा, ये प्रीवियस मैसेज मुझे मिल रहा है, मैं ये नहीं चाहता कि मुझे प्रीवियस मैसेज मिले, इसलिए मैं क्या करूँगा कि जो ये अंदर वाला लूप स्टार्ट हो रहा है तो इसके पहले मैं यहाँ पर सिस्टम CLS यूज कर लेता हूँ, तो ये क्या करेगा, क्लियर कर देगा। लेकिन अगर हमने यहाँ पर सिस्टम CLS यूज़ किया तो यहाँ पर ये जो गेट सी एच है, अब मुझे इसके अंदर यूज़ करना पड़ेगा, इस लूप के अंदर, है ना। नहीं तो क्या होगा कि गेट सी एच नहीं लगा रहेगा तो वो सिस्टम CLS बहुत फास्ट चलता जाएगा तो मुझे आउटपुट नहीं मिलेगा। तो देखिए अभी क्या होगा कि हमें पुराना वाला चीज़ें नहीं दिखेंगी, देखिए सब कुछ एकदम फिट है। मैंने एच इंटर किया, देखिए कह रहा है 1 2 3, फिर देखिए सब कुछ इरेस हो गया। अब 1 2 3 में लेट से मैं 2 इंटर करता हूँ, कह रहा है वेल डन यू डिड इट करेक्ट। अब करेक्ट था तो हमारा प्रोग्राम यहाँ पर क्या हुआ, इनवैलिड। देखिए क्या हुआ, जब हमारा जब यहाँ पर करेक्ट हो गया यहाँ पर, तो इंड प्रोग्राम में 1 चला गया, ये हमारा क्या है, इंड ऑफ लूप। तो हम आ गए यहाँ पर, तो जब ये गेट सी एच चला होगा तो हमें मिला कि हमारा मतलब कि प्रोग्राम को हमने जीत लिया, फिर ये ब्रेक चला गया होगा। जब ये ब्रेक चल गया होगा तो ये वाला लूप इंड हुआ होगा, इनर वाला, लेकिन आउटर वाला लूप अभी भी ब्रेक नहीं है, मुझे आउटर लूप को यहाँ पर ब्रेक करना पड़ेगा। लेकिन आउटर लूप को ब्रेक करने से पहले मैं क्या चाह रहा हूँ कि अगर यूज़र फिर से गेम को खेलना चाहता है तो फिर से आउटर लूप के साथ में वो स्टार्ट कर सकता है ना, क्योंकि हो सकता है कि अगर यूज़र ने एक बार गेम को जीत लिया तो वो दोबारा से खेलना चाहे, तो दोबारा से उसे प्रोग्राम रन करने की जरूरत ना पड़े, है ना। तो मैं क्या करता हूँ कि अगर ये जो इंड प्रोग्राम है इसकी वैल्यू अगर 1 है, मतलब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आ जाता हूँ, और ये मुझे ब्रेक नहीं चाहिए, है ना। मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, तो अगर यहाँ पर आ रहा है तो मैं ना यूजर को मैसेज देता हूँ कि क्या यूजर फिर से गेम को खेलना चाहता है, इंटर y/n। मैं क्या कहा कि
वाई इंटर करो। अगर वाई यूज़र इंटर कर रहा है तो क्या होगा कि मतलब वो गेम को फिर से खेलना चाहता है, और अगर मुझे गेम को फिर से अगर यूज़र खेलना चाहता है तो मुझे आउटर वाले लूप को ब्रेक नहीं करना है ना। तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ स्कैनफ एंड लगा देता हूँ %c, और इस चॉइस में वैल्यू ले लेता हूँ। अब यहाँ पर एक ये कैरेक्टर है, मुझे इसको डिक्लेयर करना पड़ेगा ch। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ ऊपर आकर के यहीं पर ch को डिक्लेयर कर देता हूँ, और ध्यान रहे कि मैं यहाँ पर कैरेक्टर इनपुट कर रहा हूँ, तो f फ्लश मत भूलो, है ना। और जो भी कैरेक्टर यहाँ पर आया उसे चेक करो। अगर ch की वैल्यू क्या है, अगर ch की वैल्यू कैपिटल N है या ch की वैल्यू स्मॉल n है, तब ब्रेक को चला दो। मतलब कि तब यूज़र नहीं खेलना चाहता तो ब्रेक को चला दो, है ना, ऐसे कर लो। और यही सेम काम मुझे क्या करना पड़ेगा, मतलब कि जो इंड प्रोग्राम वाला काम है, अगर यूज़र गेम को जीत जाता है तो हमने प्रोग्राम को कैसे इंड किया, इंड प्रोग्राम वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू 1 कर दिया। लेकिन अगर यूज़र गेम को क्विट करता है, यहाँ पर वाला क्विट करता है, तो भी मैं क्या करूँगा, इंड प्रोग्राम वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू को मैं 1 कर दूंगा, है ना। तो यहाँ पर यूज़र आएगा, अगर यूज़र ने n को प्रेस किया तो ये हमारा प्रोग्राम पूरा पूरा टर्मिनेट हो जाएगा। और अगर हमारा प्रोग्राम पूरा टर्मिनेट हो गया तो मैं यहाँ पर एक मैसेज दे देता हूँ, थैंक्स फॉर प्लेइंग दिस गेम, है ना। और यहाँ पर मैं गेट ch लगा देता हूँ ताकि मैं ये देख सकूँ। और अगर यूज़र फिर से गेम को खेलना चाह रहा है तो ये जो इंड गेम है, इंड प्रोग्राम है, इसकी वैल्यू 0 कर दो, है ना, क्योंकि 0 नहीं करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि अगर ये गेम फिर से स्टार्ट हुआ यहाँ से तो इंड प्रोग्राम की वैल्यू तो 1 ही रहेगी, और अगर 1 रही तो ये वाला ब्रेक चल जाएगा, इनर लूप को ब्रेक कर देगा। तो ये बात ध्यान रखना कि जब हमारा दूसरी बार प्रोग्राम स्टार्ट हो तो इंड प्रोग्राम जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू 0 फिर से कर दो, है ना। तो यहाँ पर आप 0 करो या ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस तरह से, है ना। तो हमारा काम हुआ कि नहीं हुआ, चलिए हम लोग एक बार प्रोग्राम को रन करते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ यार, जो ये हिंट वाला है ना, इसको मैं थोड़ा सा स्पेस देता हूँ पहले यहाँ पर, ऐसे। चलिए मैं इसको रन करता हूँ, यहाँ पर मैं h इंटर करता हूँ हिंट के लिए, तो कह रहा है 5 6 7, मैं लेट से 5 इंटर करता हूँ, तो कह रहा है सो क्लोज, हमने इंटर किया 6, तो कह रहा है वेल डन यू डिड इट करेक्ट। और उसके बाद कह रहा है इंटर y, अगर मैं y इंटर करूँगा तो मैं फिर से गेम को प्ले कर पाऊँगा। मैं y इंटर कर देता हूँ, स्मॉल या कैपिटल कुछ भी करो। तो यहाँ पर हमारा प्रोग्राम क्रैश हो रहा है ना, और ये हमारा प्रोग्राम इंड हो गया। ऐसा क्यों हो रहा है? अच्छा, इससे पहले अगर मैं n इंटर करता हूँ तो क्या मेरा प्रोग्राम इंड होगा, उसको मैं चेक कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि मैं लेट से क्विट करता हूँ। तो देखिए कह रहा है यू क्विट द गेम, कह रहा है वाई, तो मैं n इंटर करता हूँ और यहाँ पर हमारा प्रोग्राम क्या हो रहा है, क्रैश हो रहा है। ये ऐसा क्यों हो रहा है उसको देखते हैं। तो वो हमारा प्रोग्राम क्रैश इसलिए हो रहा है क्योंकि जब मैं वैल्यू को इनपुट कर रहा हूँ यहाँ पर, तो एड्रेस हमें बताना पड़ता है ना, वेरिएबल के नाम के साथ में उसका एड्रेस बताना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लगाना भूल गया था, इसलिए वो हमारा प्रोग्राम क्रैश हो रहा था। अब मैं इस प्रोग्राम को प्ले करता हूँ, यहाँ पर देखिए आप, देखिए कह रहा है, तो मैं सबसे पहले हिंट कर लेता हूँ। तो हाँ कह रहा है 2 3 4, तो हमारा जो नंबर होगा, जनरेटेड नंबर होगा सिस्टम के द्वारा, वो 2 3 4 में से कुछ भी हो सकता है। लेट से मैं 4 इंटर करता हूँ, तो कह रहा है सो क्लोज, इसका मतलब कि 3 जरूर होगा। देखिए कह रहा है करेक्ट, और उसके बाद देखिए कह रहा है इंटर YN, तो मैं Y इंटर करता हूँ तो फिर से हमारा गेम स्टार्ट हो जाएगा। मैं इंटर करता हूँ, देखिए हमारा गेम फिर से स्टार्ट हो गया। और इस बार अगर मैं हिंट करूँ तो देखिए 1 2 3 हिंट आ रहा है, इसका मतलब कि हमारा प्रोग्राम फिर से स्टार्ट हो गया, यानी कि इसका मतलब कि फिर से ये नंबर जनरेट हुई है रैंड सिस्टम के द्वारा, है ना। और प्रोग्राम स्टार्ट करने का मतलब तो यही हुआ ना। तो 2 3 1 2 3, मैं 2 इंटर करता हूँ, कहता है सो क्लोज, मैंने 3 इंटर किया, कह रहा है क्लोज, इसका मतलब 1 होगा। तो देखिए कह रहा है ये, मैं n को इंटर करता हूँ, देखिए हमारा प्रोग्राम कह रहा है थैंक्स फॉर प्लेइंग दिस गेम, और मैं इंटर करता हूँ, हमारा प्रोग्राम इंड हो गया। एक बार मैं इसको और रन करता हूँ, मैं प्रोग्राम को क्विट करता हूँ, देखते हैं
हमने क्यू इंटर कर दिया तो हमारा प्रोग्राम क्विट होगा, कह रहा है यू क्विट द गेम। फिर से कह रहा है YRN, अगर मैंने Y प्रेस कर दिया तो मेरा प्रोग्राम फिर से स्टार्ट हो गया है ना। और ये देखिए हमें हिंट दे रहा है, फिर से मैं क्यू करता हूँ और इस बार N करता हूँ, हमारा प्रोग्राम इंड हो गया। तो ये अभी हमारा प्रोग्राम बन चुका है, तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ, इसका कोई काम नहीं है। एक चीज़ हम इसमें और कर लेते हैं, हम लोग ये कर लेते हैं कितनी बार यूज़र ने गेस किया तब जाके वो सही गेस कर पाया, है ना। तो उसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ, नंबर ऑफ क्या लिखें, नंबर ऑफ टर्न टेकन। तो इसको मैं अभी 0 कर देता हूँ। अगर इसकी वैल्यू क्या है, 0 है, नंबर ऑफ टर्न की वैल्यू। तो जब जब यूज़र इनपुट कर रहा है मतलब तब है ना। लेकिन ये बात बताइए आप कि जो नंबर ऑफ टर्न है यहाँ पर इनपुट हो रहा है यूज़र का, तो क्या मैं नंबर ऑफ टर्न को यहाँ पर बढ़ाऊँ? नहीं, यहाँ पर बढ़ाना बेकार रहेगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि यूज़र इनवैलिड इनपुट कर दे, और अगर यूज़र इनवैलिड इनपुट करेगा तो वो नहीं माना जाना चाहिए, कंसीडर नहीं किया जाना चाहिए, इसलिए यहाँ पर करना बेकार है। लेकिन अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब यूज़र ने एक वैलिड नंबर जो कि 1 to 9 है इनपुट किया होगा, इसलिए हम इसको यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बढ़ा दे रहे हैं, है ना। तो ये काउंट करेगा, है ना, ये काउंट करता रहेगा कितने टर्न में, कितने चांस में यूज़र ने नंबर को गेस किया। अच्छा मान लो यूज़र पहले ही चांस में नंबर को गेस कर लेता है, तो उसके लिए ना अगर गेस कर लेगा तो ये वाला कोड सही होगा ना, हमारा होगा वेल डन यू डिड इट। लेकिन अगर पहली बार में ही गेस कर लेता है तो उसके लिए मैं ना कुछ अच्छा मैसेज प्रिंट करता हूँ। मैं क्या करूँगा, जो ये नंबर ऑफ टर्न टेकन है अगर इसकी वैल्यू 1 है, इसकी अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई इसका मतलब यूज़र गेम को जीत गया है। और हमने चेक किया अगर उसकी वैल्यू 1 है तो मैं यहाँ पर एक मैसेज देता हूँ, अच्छा वाला मैसेज। क्या दूंगा मैं मैसेज यहाँ पर, लेट से मैं यहाँ पर जीनियस वर्ड यूज़ करता हूँ, ओ जीनियस इट इज़ करेक्ट। और मैं यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ नंबर ऑफ टर्न टेकन इक्वल टू कामा लगा करके जो ये नंबर ऑफ टर्न की क्या है, वैल्यू है, नंबर ऑफ टर्न जो भी है इसकी वैल्यू, इस तरह से, है ना। और इल्स में मैं क्या करूँगा, यही वाला मैसेज करूँगा, वेल डन यू डिड इट इट्स करेक्ट, एंड कामा लगा के मैं यही वाला कर लेता हूँ, इक्वल टू कॉपी कर लेता हूँ मैं इसको, नंबर ऑफ टर्न, और यहाँ पर इक्वल टू %d लगाना ना भूलें, है ना, इस तरह से, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा। %d अगर नहीं लगाएंगे तो वैल्यू प्रिंट कैसे होगी। कहाँ गया, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न %d और नंबर ऑफ टर्न टेकन, है ना, इस तरह से। इसको मैं सेव करके आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर इस तरह से। तो ये प्रिंट कर देगा कितने टर्म में आपने गेम को जीता है ना। मैं इस प्रोग्राम को फिर से रन कर देता हूँ। अब इस प्रोग्राम में था कुछ नहीं यार, बस ये है कि आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। यहाँ पर है 5 6 7, लेट्स से मैं 6 इंटर करता हूँ। देखिए पहली बार में ही हमने गेम को जीत लिया, तो कह रहा है वो जीनियस इट इज़ करेक्ट, नंबर ऑफ टर्न टेकन इज़ 1। कह रहा है अब आप फिर से खेलना, मैं वाई इंटर करता हूँ, तो देखिए हमारा गेम फिर से स्टार्ट हो गया। मैं बिना हिंट लिए भी गेस कर सकता हूँ, मैंने इंटर किया 7, तो कह रहा है क्लोज हो आप, है ना, क्लोज है, इसका मतलब मैं छोटी नंबर इंटर करता हूँ, कह रहा है सो क्लोज, इसका मतलब ज़रूर 5 ही होगा। देखिए कह रहा है 4 टर्न में आपने गेस कर लिया। मैं फिर से गेम को प्ले करता हूँ, लेट्स से मैं इस बार 2 इंटर करता हूँ, तो कह रहा है सो क्लोज। मैं इंटर करता हूँ 3, तो कह रहा है वेल डन यू डिड इट, है ना। लेकिन यहाँ पर आप देखो कि कह रहा है नंबर ऑफ टर्न टेकन 6 है। ये क्यों आ रहा है इस तरह, मैं पहले प्रोग्राम को इंड करता हूँ। ये इसलिए क्योंकि जब दूसरी बार हमारा गेम स्टार्ट होगा तो जो नंबर ऑफ टर्न वेरिएबल है इसकी वैल्यू 0 करो, है ना, क्योंकि दूसरी बार जब स्टार्ट होगा तो फिर से 0 से काउंटिंग होनी चाहिए ना, और हमने इसको 0 किया नहीं था। इसलिए जब हमारा दूसरी बार गेम स्टार्ट हो रहा था तो नंबर ऑफ टर्न में जो भी वैल्यू थी उसमें इंक्रीमेंट हो रहा था। तो इसको यहाँ पर इनिशियलाइज ना करके यहाँ पर करूँ। अब हमारा ये परफेक्टली बन गया है ना। मैं इंटर करता हूँ लेट्स से 9,
कह रहा है क्लोज हो आप, तो मैं 7 कर देता हूँ, मैं जीत जाऊँगा, क्योंकि गेम को मैंने डिज़ाइन किया है तो मुझे पता है क्या करना है ना। फिर से मैं इंटर करता हूँ, फिर से मैं गेम को प्ले करता हूँ, लेट से मैं 4 इंटर करता हूँ, कह रहा सो क्लोज, तो मैं 2 इंटर करता हूँ, कह रहा सो क्लोज, इसका मतलब कि 1 होगा, नहीं 1 नहीं है। मैं 3 इंटर करता हूँ, कह रहा वेल डन यू डिड इट, है ना। मैं फिर से वाई इंटर करके गेम को प्ले करता हूँ, मैंने 6 इंटर किया, कह रहा सो क्लोज। मैं 8 इंटर करता हूँ, लिटिल अवे। मैं 4 इंटर करता हूँ, क्लोज कह रहा है, और 6 इंटर करता हूँ, 4, कह रहा है सो क्लोज क्लोज। मैं हिंट ले लेता हूँ, 4 5 6, मैं 5 इंटर करता हूँ, देखिए कह रहा है यू डिड इट, है ना। तो अगर अगर आप क्विट करेंगे तो गेम क्विट हो जाएगा, अगर एंड दबाएंगे तो हमारा गेम इस तरह से एंड जाएगा। तो ये हमारा, आई होप कि ये पूरा परफेक्ट गेम बन गया है, आपको समझ में आया होगा। इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बस हमने क्या किया है, जो भी चीज़ें आपको पढ़ाई हैं वही सारी चीज़ों का यूज़ करके हमने यहाँ पर प्रोग्राम लिखा है। अब मैं इसको आपको पूरा प्रोग्राम दिखा दे रहा हूँ एक बार, ये देखूँ, है ना, सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं। आपको इस प्रोग्राम को मैं कॉपी पेस्ट करके कमेंट सेक्शन में भी डाल दूंगा, तो आप वहाँ से इस प्रोग्राम को ले सकते हो। तो आप अगर बिगिनर हो यार, तो आपको ऐसे ही प्रोग्राम, अब बड़े बड़े थोड़े थोड़े बड़े बड़े प्रोग्राम बनाने चाहिए, ताकि आप अच्छे से सीख पाओ, है ना। तो ये रहा सारा प्रोग्राम। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।